तलब लगी हुई है चाय पीना आपको, लेकिन चाय नहीं मिल रही, लेकिन हो सकता है उसकी जगह कॉफ़ी मिल जाए। तो ये क्या हो गया, चाय का आप कॉफ़ी पी लोगे, लो यार ठीक है तो कॉफ़ी पिला, मतलब ये किसमें मिला, दूसरा विकल्प। अगर एक नहीं पूर्ण होता है तो उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ें मिल जाए। आइए सच्चा आए, आपके का इंतजार, शरण दो इनको थोड़ा सा इधर उठाओ, ठीक है आ गया आप तो बेटा। और कुछ चाय पानी कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? आप इतने आप टाइम पे आए, हम जल्दी शुरू हो गए थे आज, आप लेट आए तो कोई बात नहीं। अब आप कहोगे कि मेरी कुछ गाड़ी पंचर हो गई या साइकिल पंचर हो गई है, आप खुद ही पंचर है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र विश्व स्तर पर एक ही महाशक्ति का वर्चस्व था, अमेरिका, और उस महाशक्ति से बचने के लिए सत्ता के दूसरे विकल्प ढूंढे देशों ने। क्या करा, दूसरे विकल्प ढूंढे कि इसको कैसा, किस तरीके से इसे रोका जाए। इसे रोकने के लिए बहुत सारे वैकल्पिक बने थे, जिसमें हम पढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर यूरोपीय संघ। एक तो हम पढ़ने वाले हैं यूरोपीय संघ, दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे आसियान, तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे दक्षेश। खास की बात करते हैं, ये सब क्या है, ये बड़े बड़े देशों का संगठन है। जब मान लो कि अगर कोई देश है, अगर उसको एक देश जाकर कुछ बोलता है तो उसकी बात माने या फिर नहीं भी माने, लेकिन एक साथ बड़ा संगठन जाकर बोलता है तो मान सकता है, जाहिर सी बात है। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि कोई देश है, अब मान लो कि अमेरिका, दुनिया में अमेरिका ही ज़्यादा बना हुआ है, तो इससे बचने के लिए क्या देश कुछ नहीं करेंगे। तो देशों ने क्या करा, अपना एक संगठन बनाया अलग अलग, और उस संगठन का कहीं न कहीं एक ये भी कारण था कि अगर अमेरिका अपने ऊपर दादागिरी करेगा तो अपन सब मिलकर दोएंगे। समझ रहे हो, कुछ ऐसा होता ना, जैसे क्या होता है कि मान लो कि नए कॉलेज में एडमिशन लिया न्यू स्टूडेंट, तो जो पुराने होते हैं ना वो दादागिरी करते हैं, रैगिंग लेते हैं। तो जो न्यू होते हैं ना वो क्या करते हैं, झुंड बना के जाते हैं 4-5 का। अगर तेरे साथ किसी के भी साथ किसी ने कुछ बदतमीजी की तो सब मिलकर सामना करेंगे। समझ पा रहे हो ना, यही हो रहा कि विश्व में ये इसका दबदबा। इससे बचने के लिए या इसको रोकने के लिए देशों ने संगठन बना लिए, और उस संगठन का मूल काम था कहीं न कहीं अमेरिकी वर्चस्व को कम करना, इसकी बढ़ती हुई ताकत को कम करना, या फिर यूँ कहें कि इसका मुकाबला करना। ये मूल था। इसके अलावा और भी उद्देश्य होता है, कोई भी संगठन बनता है तो उसका केवल ऐसे औपचारिक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बनता, उसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, ठीक है। तो इसमें हम सारे संगठन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको एक कॉमन ऐसा प्रश्न लिखाऊंगा, इसका एक आंसर किसी का भी आए उत्तर वही होगा। एक तो वो होगा जो तुम्हारे लिए बहुत सुविधा फायदेमंद होगा, ठीक है। मतलब इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य तीनों का एक ही होगा, है ना भाई। जैसे मान लो हम बात करते हैं कि कोई, मैंने भी कहा कि किसी कॉलेज में आप जा रहे न्यू बच्चे, तो वो क्या कर रहे, संगठन बना के जा रहे। किसी हम बात करते कोटा कॉलेज में जाएंगे या जयपुर वाले कॉलेज में जाएंगे या जोधपुर वाले कॉलेज में जाएंगे, उद्देश्य क्या है उनका, पुराने जो सीनियर हैं बड़े, उनका मुकाबला करना। तो उद्देश्य सबका सेम, नाम अलग अलग है क्योंकि देशों का संगठन अलग अलग है। ये जैसे दक्षिण से, ये भारत के समथिंग, भारत के पड़ोसी देश लगभग इसमें शामिल है। यूरोपीय संघ, इसमें यूरोपीय देश है, समझ रहे हो ना। तो ये अलग अलग देशों का संगठन है, अलग अलग तरीके से बनाया गया था, लेकिन इसमें हम उद्देश्य जो पढ़ेंगे वो सबके शामिल होगा। लेकिन ये इसका मूल उद्देश्य क्या था, अमेरिकी वर्चस्व को रोकना, अमेरिकी वर्चस्व को रोकना। अब ये क्यों रोकना चाहते थे, क्योंकि ये बढ़ती हुई बड़ी ताकत बन गई थी इससे, या फिर अमेरिका से मुकाबला करने के लिए, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अपना विकास। इसके बहुत सारे उद्देश्य थे। कोई भी संगठन बनता है तो कोई ऐसा नहीं कि भाई बना लिया, उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं।
और सारे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संगठन बने थे। अब हम बात करते हैं यहाँ से, देखो आसियान की बात करता हूं मैं, तो आसियान के अंदर जो देश है वो 10 देश है। कितने देश? 10। ये 10 देशों का संगठन है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि आसियान के झंडे का परिचय दीजिए, तो मैं इसका छोटी छोटी बेसिक जानकारी बता रहा हूँ, फिर अपन आगे। आसियान के अगर झंडे की बात करते हैं, जैसे अपने भारतीय झंडे की बात करते हैं ना, तो भारतीय झंडा जो है कौन सा है? तिरंगा है ना। तो जो भारतीय झंडा तिरंगा है और इसके अंदर 3 रंग हैं। तीनों रंगों का अपना अपना एक उद्देश्य, एक महत्व है। समझ में आ रहा ना? सबसे अगर हम बात करते हैं ऊपर वाले कलर की, ऊपर वाले कौन सा कलर है? कौन सा? केसरिया रंग है। किस बात का प्रतीक है? ये केसरिया जो रंग है ये शक्तिशाली, समृद्धि, शौर्य का प्रतीक है। किसका है? वीरता का, शौर्य का। उसके बाद अगर हम नीचे की बात करते हैं, नीचे कौन सा रंग है? हरा। अभी कई बार लोग कहीं भी झंडा उल्टा सीधा लगा देते हैं, तो कभी भी तुम्हें ऐसा दिखे तो ध्यान रखने की बात यह है कि जो तिरंगा होता है सबसे ऊपर वीरता, शौर्य की निशानी केसरिया रंग होता है, नीचे हरियाली का प्रतीक, खुशहाली का प्रतीक, समृद्धि का प्रतीक हरा रंग होता है, और बीच में जो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। समझ में आई? और इसके बीच में जो अशोक चक्र है, ये चक्र, इसके अंदर ये जो तिलियां है ना, ये कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। और ये हमें इस बात का प्रमाण है कि निरंतर चलते रहना चाहिए आपको अपनी सफलता पाने के लिए, तो निरंतर चलने का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें बारे में बता रखा है। तो ये तो भारत का झंडा है, तो हर देश का अपना झंडा होता है। समझ में आई होगी ना? उसी के बाद अगर हम बात करते हैं इस आसियान का, तो ये एक संगठन है, इसमें ऐसे 10 देश है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 10 देशों का झंडा है, इन्होंने अपना एक झंडा बना रखा। जैसे पार्टियां नहीं होती, कांग्रेस ने अपना झंडा बना रखा, बीजेपी ने अपना, आम आदमी ने अपने अपने तरीके से, तो इन संगठन ने भी अपना एक झंडा बना रखा। तो ये जो झंडा है, इस झंडे के अंदर क्या है? धान की 10 बालियां हैं। क्या है? धान की 10 बालियां हैं। अब आप बोलोगे धान क्या होता है? किस किस को पता है धान के बारे में? है? धान नहीं जानते था? गेहूं, वाह। और किसको पता है धान? किसको पता है धान? नहीं पता? वाह मेरे देश के वीरों। धान का मतलब होता है चावल। क्या होता है? चावल। तो चावल की इसके अंदर 10 बालियां हैं, और ये 10 बालियां ऐसे बनी हुई हैं वृत्ताकार। तो ये जो 10 बालियां हैं, इसके चारों ओर मतलब एक व्रत बना हुआ है। इन धान की 10 बालियां बनी हुई है और इनके चारों पर एक व्रत बना हुआ है। ये जो व्रत हैं, ये इनकी एकता का प्रतीक है। और ये जो 10 बालियां हैं, दाने हैं, ये इन 10 देशों को इंगित करता है। मतलब कि ये 10 जो बालियां हैं, ये 10 देशों को बताता है कि इसके अंदर 10 देश है। और इसके अंदर जो व्रत बना हुआ है, ये व्रत इस बात का प्रतीक है कि ये सारे देश एक हैं, इनकी एकता का प्रतीक है। समझ पा रहे हो कुछ क्या काम है? तो प्रश्न कई बार 1 नंबर या 2 नंबर पे ये भी पूछ लेता है कि आसियान के झंडे का परिचय दीजिए। तो आपको बताना है कि आसियान के झंडे के ऊपर धान की 10 बालियां बनी हुई है, और 10 बालियों के चारों ओर एक व्रत बना हुआ है। ये व्रत इनकी एकता का प्रतीक है। समझ में आई कुछ बातें? राजा राम जी, आपको ये तो पता चली गया कि दान मतलब चावल, तुम दान का मतलब क्यों समझ रहे हो? वाह, धन्यवाद। ऐसा कैसे? अगर हम दक्षेश की बात करते हैं, तो दक्षेश के अंदर भी कितने देश है? 8 देश है। कितने देश है? 8 देश है। और जो भारत इसका प्रमुख अग्रणी देश है। ठीक है, भारत जो संगठन जो शामिल है वो दक्षेश में है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ज्यादातर दक्षेश की, सभी की करेंगे, पढ़ेंगे सभी के, पर हम दक्षेश की बात कर रहे हैं। ये दक्षेश हैं,
क्या है, संगठन है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सार्क, सार्क बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कोऑपरेशन, इसका पूरा नाम है, लंबा चौड़ा इतना याद नहीं रखना, आपको हिंदी में रख लेना, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका पूरा नाम याद रखना है आपको, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इसका पूरा नाम है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कोऑपरेशन, याद रखना। पूछता है कई बार दक्षिण का पूरा नाम बताइए, तो ये पूरा साउथ सार्क है ना, दक्षिण एशिया, मतलब दक्षिण एशिया की बात हो रही, एशिया की बात हो रही, जैसे हम बात करते हैं भारत, भारत एशिया के अंदर ही है ना, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो एरिया है ये भारत का कौन सा एरिया है, पूर्वी, और ये पश्चिमी, ये वाला उत्तरी और ये दक्षिणी। एशिया अगर अपन पूरा ये एशिया की बात करते हो तो एशिया के अंदर इधर पीछे वाले जो देश है वो सब इसी में आते हैं, ठीक है ना, दक्षिण एशिया। तो इसके अंदर भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है ना, श्रीलंका है, ये ऐसे सारे देश आएंगे। तो इसके ऐसे 8 देश है ये सारे दक्षिण। अब इन देशों ने भी अपना एक संगठन बना रखा, सभी ने मिलकर, कितने देशों ने, 8 देशों ने। संगठन की अगर बात करें, संगठन क्यों बनाया, देखो संगठन इसलिए बनाना पड़ता है कि अगर कोई महाशक्ति है और उससे बचने के लिए भाई हमने बना रखा कि भाई अगर किसी कारणवश कोई अपने ऊपर आक्रमण करे तो अपन सब मिलकर, समझ में आया, एक संगठन। तो इन संगठनों का हमने कई प्रकार से उद्देश्य पढ़ना है। सबसे पहला उद्देश्य तो ये है इस संगठन का, किसका, दक्षेश का हो, चाहे आसियान का हो, चाहे यूरोपीय संघ का हो, लेकिन मैं दक्षेश से बता रहा हूँ कि इन संगठन का उद्देश्य क्या होता है। देखो संगठन का उद्देश्य होता है कि पहला उद्देश्य कि हम आपसी जो विवाद हैं उन आपसी विवादों का क्या करेंगे, आपसी विवादों का बैठकर हल निकालना, पहला संगठन उद्देश्य क्या हो गया, आपसी विवादों का बैठकर हल निकालना, मतलब लड़ाई नहीं करेंगे, ये इनका उद्देश्य है। याद रखना अच्छे से, सबका पूछा जाएगा कि आसियान के उद्देश्य क्या है, यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या है, दक्षेश का उद्देश्य लगभग सबके सेम है। तो पहला उद्देश्य क्या है कि हमारा अगर आपस में लड़ाई होगी ना तो लड़ाई नहीं करेंगे, बैठकर हल निकालेंगे। भाई ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे। बात यह है कि यहाँ पर बात ये हो रही समझौते की कि भाई हम अगर लड़ाई करेंगे, अब सोचो कि अगर कोई भी देश लड़ेंगे, 2 देश, तो लड्डू तो नहीं बटेंगे, लड्डू तो नहीं बटेंगे ना, बहुत सारे जनधन की हानि होगी, कितने लोग मारे जाएंगे, कितना धन खर्च होगा। इससे बेटर है कि भाई लड़े क्यों, और जिस वजह से विवाद हो रहा उस विवाद पर हम बैठकर समझौता करें, है ना। जैसे दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो अभी दूध मांगा तो दूध ही दो ना, खीर थोड़ी मांगी उसको चाय पीनी है, तो खीर नहीं देना आपको, दूध मांगा तो दूध ही दे भाई, दूध ले जा भाई, वो अलग बात है, कश्मीर मांगे तो नहीं दे भाई, दूध मांगा तो दूध ही दो ना पहले तो, समझ में आई ना बात। तो कहने का मतलब ये है कि बैठकर हल निकालना, समझ में आई कुछ बात। आपसी विवादों का, अभी सभी देश से कहीं ना कहीं विवाद चला हुआ है, विवाद सबका है, जैसे भारत का पाकिस्तान से भी है कुछ विवाद सीमा को लेकर, कुछ पानी के विवाद को लेकर, ऐसे बांग्लादेश से भी विवाद है कुछ न यहाँ पर नदी के पानी को लेकर वगैरह, ठीक है, कुछ शरणार्थियों को लेकर। वैसे म्यांमार से भी थोड़ा बहुत, पड़ोसी देश से तो थोड़ा बहुत तो चलता ही चलता है। ऐसा कौन सा है, मान लो कि आपके भी कोई पड़ोसी है तो छोटा मोटा कोई ना कोई तो विवाद हो गई होगा, खेत को लेकर, कहीं घर को लेकर, कहीं नाली के पानी को लेकर, कहीं ना कहीं तो पड़ोसी है तो दुख तो देगा ही देगा, होगा ना। ऐसा कोई इंसान लगभग के उसके पड़ोसी से किसी न किसी तरीके से वो टेंशन में नहीं होगा, होते ही ना। हाँ तो ऐसे कर रहे हैं, हाँ पता चल गया ना तेरे पड़ोसी को, तो घेरे के कोई घेर से का ही दुखती है, तो कोई बात नहीं।
होता है सब। तो पड़ोसी देश है तो कहीं ना कहीं विवाद है, सब इसको आगे बढ़ेंगे कि भाई भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से विवाद चल रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हमारा जो ये बात ये कह रहा है कि दक्षेश का उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य क्या है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, जहां तक बात होगी बैठकर मुकाबला, हम जो मामला है वो सुलटाएंगे। अभी तो हम पाकिस्तान से कई बार छोटी मोटी झपट हुई लेकिन युद्ध नहीं हुआ। युद्ध इसीलिए नहीं होता कि भाई जब भी हमने समझौता कर रखा है कि भाई ठीक है बैठकर जहाँ तक समझौता किया जाए, हम मौका देते हैं उसको, भाई समझ जा क्यों उंगली कर रहा है, बात समझ, वही है। दूसरा और क्या उद्देश्य है, दूसरा है व्यापार में छूट देना, आपस में व्यापार करना। अभी मैंने आपको बोला था कि अगर आपको किसी दूसरे देश से व्यापार करना है ना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दूसरे देश में व्यापार करोगे तो वो वहाँ का टैक्स दर, वहाँ की व्यापारिक नीतियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो व्यापार करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये संगठन है कि हम आपस में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे या व्यापार में छूट। भाई हमने समझौता करा कि भाई एक काम करना, तुम हमारे यहाँ के व्यापार करना, हम तुम्हारे वहाँ पर करेंगे, और हम जो टैक्स दर जो भी हैं जो भी तय हो जाता है उनके समझौते में कि भाई कितनी हम कम कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे सबको मौका मिल गया। मान लो कि 8 देश है और हमने छूट दे दी कि भाई जैसे बांग्लादेश वाले हैं, म्यांमार वाले हैं, भूटान वाले, अब ये तो छोटे छोटे गरीब देश है ना वैसे, अब ये क्या बेचारे यहाँ के व्यापार करेंगे, तो हमने इनको थोड़ी रियायत दी थी कि भाई तुम हमारे यहाँ व्यापार करो, कोई टेंशन नहीं हमें। तो एक उनको मिल गया अपना सहारा, मिल गया उनको कि भाई आप चलो हमें सहारा दिया, तो उस कंडीशन में वो यहाँ व्यापार करेंगे, हमें भी अगर जरूरत लगती है तो हम भी वहाँ व्यापार करेंगे। तो इससे एक उनको भी मौका मिल गया, जो व्यक्ति नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको छूट मिल गई कि वहाँ फ्री में हो रहा। कई बार ऐसा होता है ना, किसी चीज की सेल लगती है, सेल लगते हो ना, सस्ते दाम में ऐसा मार्केट लगता है टेम्परेरी सस्ते दाम, तो वहां पर कोई चीज नहीं खरीदनी होती है तो भी बहुत ज्यादा सेल लगी है, हो सकता है कोई चीज फायदे वाली मिल जाए कम पैसे में, और नहीं खरीदनी थी वो भी कभी कभी खरीद लेते हैं, सस्ती मिल रही तो। समझ में आई ना। ये एक तरह से यहाँ पर क्या है, व्यापार में छूट पाने के उद्देश्य से भी ये संगठन बनाए जाते हैं। हम एक ये भी कह सकते हैं कि आपसी अगर कोई भी है आपस में, अगर बाहरी शक्ति कोई आक्रमण करती है, बड़ा देश कोई, तो उन सब का मिलकर मुकाबला करना, यानी कि बाहरी आक्रमण का क्या करना, मिलकर मुकाबला करना, बाहरी आक्रमण का मिलकर मुकाबला करना। समझ पा रहे हो क्यों बनाया है संगठन, कि बाहरी आक्रमण, यानी कि जैसे मैंने अभी कहा मूल उद्देश्य था अमेरिका जैसी महाशक्ति ऐसे वर्चस्व, अब ऐसी कंडीशन में इनका बनाना जरूरी। अब मान लो जैसे ये बना यूरोपीय संघ, इन्होंने देखा कि यार इन यूरोप वालों ने अपना संगठन बना लिया, तो जो आसियान वाले देश हैं उनने भी बना लिया, यार अपन भी एक हो जाओ। जब ये बने इनको लगा कि यार अपन क्यों पीछे रहे, अपना भी बना लो, हो सकता है ये अपने पर कभी आक्रमण करते तो कुछ भी अपनी सेफ्टी के लिए, तो ऐसे इन्होंने संगठन बना रखे। और ये संगठन क्या है, ये कहीं न कहीं अमेरिकी वर्चस्व को रोकने के लिए सत्ता के वैकल्पिक केंद्र थे ये, कि अमेरिका वर्चस्व, और कई हद तक इन्होंने अमेरिका वर्चस्व को रोक दिया। अब अमेरिका किसी से भी क्या नहीं कर सकता, मतलब आंख नहीं दिखा सकता, दिखाए तो उसके प्रेशर है ना, इतना सारा दबाव है, इस वजह से ये संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे आप यूरोपीय संघ से पूछ लें, यूरोपीय संघ के उद्देश्य बताओ, तो संघ तो इसी उद्देश्य से बनाया आपसी। हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि तकनीकी का हस्तांतरण करना, तकनीकी का हस्तांतरण करना। क्या होता है तकनीकी हस्तांतरण का मतलब होता है कि अगर किसी देश में अच्छी टेक्नोलॉजी है वो हमें दे दो, हमारे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो तुम ले लो, जिससे हम जल्दी से स्पीड से वृद्धि करेंगे। समझ में आई ना कुछ बात। ऐसा करने से क्या होगा, जो विकास की जो गति है वो तीव्र हो जाएगी। अगर हम उन्हें
टेक्नोलॉजी देंगे, बदले में वो भी हमें टेक्नोलॉजी देंगे। ये बुद्धिजीवियों का काम है, समझ में आई ना। ऐसे करोगे तो क्या होगा, विकास तीव्र गति से होगा। तो इस तरीके से ये जो संगठन बने थे, इनका क्या उद्देश्य हो गया, आपसी विवाद को बैठकर हल निकालना, दूसरा है व्यापार में छूट देना ज़्यादा से ज़्यादा, तीसरा है बाहरी आक्रमण का मिलकर मुकाबला करना और तकनीकी का हस्तांतरण करना ताकि देशों का विकास हो। तो ये किसके उद्देश्य है, दक्षेस का भी उद्देश्य है, आसियान का भी उद्देश्य है और यूरोपीय संघ का उद्देश्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या याद करना, आपको देखो आसियान के जो यूरोपीय संघ के देश कौन कौन से, आपको इसको अलग से याद करना है, नोट्स बनाने आपको क्या करना, यूरोपीय संघ लिखना, इसकी स्थापना कब हुई और इसमें कितने देश शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद आसियान, इसमें भी ये लिखना है इसकी स्थापना कब हुई और इसमें कौन कौन देश शामिल हैं। दक्षेस, इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कौन कौन से देश शामिल है। ये कुछ चीजें आपको अलग याद रखनी है ताकि जब वो पूछे दक्षेस तो उसमें आपको बताना है कि भाई दक्षेस के बारे में। अगर आपसे आसियान के बारे में पूछे तो फिर वो इसका सन और उन देशों के नाम बता दें, अन्यथा इनके उद्देश्य लगभग सबके सेम हैं। सबका मूल उद्देश्य यही था कि आर्थिक विकास करना, देशों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना। अगर हम संघ में रहेंगे तो साथ में मिलकर विकास करते हैं, एकता में शक्ति होती है, होती है ना, होती है। उसी तरह से अगर एक अकेला रहेगा कोई देश तो वो अकेला पड़ जाएगा, वो किससे ना तो उससे कोई व्यापार करेगा नहीं, कुछ होगा, ठीक है। इसी जो दक्षेस है, इसी दक्षेस ने फिर क्या बनाया, अपना एक संगठन बनाया और एक बनाया साफ्था, एक बनाया उन्होंने साफ्था, यानी एक मुक्त व्यापार संघ। क्या बनाया, मुक्त व्यापार संघ। किसने बनाया, दक्षेस। इसका ये जो व्यापारिक संगठन था, इसका व्यापार संघ बनाया था। इसका मूल उद्देश्य था देशों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार में छूट देना, जो व्यापारिक अवरोध होते हैं उन अवरोध को कम करना। बीच बीच में आप पूछते हो ना ये क्या होता है अवरोध, अवरोध का मतलब होता है रुकावटें। व्यापार के बीच में बहुत सारी रुकावटें होती है। अगर आप बिजनेस खोलोगे ना, कभी कभी आप सोच, आपके दिमाग में तूफानी आइडिया आया और आपने सोचा कि मेरे को बिजनेस करना है, तो सीधे बिजनेस खड़ा नहीं हो जाता। बड़ी कंपनी खोलनी है तो उसके लिए बहुत सारे अवरोध हैं, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है कि आप कौन सी वस्तु को बना रहे, किस मार्केट में बेचेंगे, किस रेट पर बेचेंगे, बहुत सारे उसमें अवरोध होते हैं। तो ये अवरोध जो होते हैं, व्यापारिक अवरोध, ये हर स्तर पर होते हैं, देश में होते हैं। तो इन अवरोध को कम करने के लिए ये दक्षेस का एक संगठन है, मुक्त व्यापार संगठन। इसका अभी अलग से पूछ सकता है, मुक्त व्यापार संगठन क्या है, ठीक है। तो ये जो मुक्त व्यापार संगठन है, आपको बताना है कि दक्षेस का एक संगठन है और इसका मूल उद्देश्य है कि जो दक्षेस के जो देश हैं उन देशों के बीच में व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, व्यापारिक छूट देना और व्यापारिक जो अवरोध होते हैं उनको कम करना। अवरोध समझ रहे हो, व्यापार के मार्ग में आने वाली बाधा। और व्यापार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, टैक्स। टैक्स ज़्यादा है तो वस्तु बड़ी महंगी हो जाएगी, टैक्स कम है तो वस्तु सस्ती हो जाएगी, है ना। प्रॉब्लम टैक्स की रहती है। तो यही सारी चीज़ें जो होती हैं ये व्यापार के मार्ग में आती हैं। तो इनको सरकार कहीं से भी रियायत दे या कहीं से भी किसी तरह से, तो ये चीज़ें होती है कहीं ना कहीं देशों को आगे बढ़ाती है। समझ में आया। तो ये पूरा जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का। इसमें से ये आपसे पूछा ही जाएगा, दक्षेस, आसियान या यूरोपीय संघ के उद्देश्य बताओ, या फिर आपसे पूछिए लक्ष्य बताओ, तो आपको ये लिखना है। ये 4 पॉइंट अल्टीमेट, ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र है, इसको जाके छोड़ना ही है परीक्षा में। समझ में आया। आप चाहो तो इसको पहले अच्छे से लिख दो, उसके बाद प्रश्न उसमें से ढूंढ लेना पेपर में कि किस नंबर पे आया, ऐसा प्रश्न होते हैं। समझ में आया। आसियान के उद्देश्य, दक्षेस के उद्देश्य या यूरोपीय संघ के उद्देश्य जरूर पूछे जाते हैं, तो वो आपको बताना है, इनको डिटेल लिखना है। समझ में आई गया होगा। आपसी विवाद को बैठकर हल निकालना, दूसरा है व्यापार में छूट, तीसरा है बाहरी आक्रमण का मिलकर मुकाबला करना और तकनीकी का हस्तांतरण करना। एक पॉइंट और जोड़ दो, आर्थिक विकास करना। बहुत सारे पॉइंट है, मैंने 4 इसलिए लिखे क्योंकि इसकी भी एक शब्द सीमा लिमिट में हमें लिखना रहता है, क्योंकि जितना पूछा जाए ना उतना लिखना ही बढ़िया है।
अगर जितना पूछा कम गया और तुम लिख ज़्यादा रहे तो भी कोई काम का नहीं है, और ज़्यादा पूछा और अब तुमने कम लिखा तो कम नंबर मिलते हैं। नंबर किसके हिसाब से मिलते हैं? शब्दों के हिसाब से। बोर्ड में लिखा रहता है कि भाई 120 शब्द में उत्तर दो, तो हमें 120 में ही देना है, निबंध नहीं लिखना 4 पेज का या 5 पेज का। समझ में आया ना? कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रश्न का आंसर तुम्हें बहुत अच्छा याद होता है तो तुम ज़्यादा एक्साइटेड होके इतना लंबा रायता फैला देते हो, नंबर तो उसके 4 ही मिलेंगे ना। चाय मंगाए आपके लिए? आपको इतनी उबास क्यों आ रही है? गड़बड़ हो रही? कोई बात नहीं, गड़बड़ सही करो। ज़्यादा गर्मी उड़ गई, पता नहीं कुछ हो गया तो फिर ऐसे गड़बड़ के टाइम पे घर रहा करो, सो जाओ आराम से, रह जाओ। तबीयत खराब है क्या? नहीं है, लग तो नहीं रहा आपकी तबीयत खराब है, बट ठीक है, आपने बात मान लेता हूँ, कोई बात नहीं।